Assalamu alaikum student. I am Muhammad Waqas Rahi. Today we will discuss about the next lecture of chemistry of 9th class. आज हम 9th class की chemistry का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लिया जाए तो उसके मुतालिक मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, या इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं 9th की केमिस्ट्री का, आगे मैटर की डेफिनेशन, उसी तरह से केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा और लास्ट पे हमने देखा कि मैटर जो है उसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ कितने तरह की होती हैं और इनमें आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो हेडिंग हम यहाँ पे देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सेकंड वन लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि याद रहे कि हमने मैटर की डेफिनेशन से पहले जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा तो हमने देखा कि मैटर की कंपोजिशन को भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं और मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फिर मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। तो मैटर का स्ट्रक्चर भी हमने गालिबन जान लिया और उसकी जो कंपोजिशन है मैटर का वो भी देखा गया। आज हम पढ़ते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। रिमेंबर इज़ दैट कि मैटर की जो खसूसियात हैं, जो मादे की खसूसियात हैं, अगर हम इनको क्लासीफाई कर लें तो क्लासिफिकेशन के एतबार से मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली दो होती हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन के एतबार से रिमेंबर इज़ दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उनमें नंबर वन है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, नंबर वन पे है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह से अगर नंबर टू देखा जाए तो सेकंड वन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दैट आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं डेफिनेशन और एग्जांपल से। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तो इसमें जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फिज़िकल का मीनिंग होता है तबई, यानी मादे की जो तबई हालत के मुतालिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मादे की फ़िज़िकल स्टेट से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या तबई खसूसियात कहा करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में हम यूँ लिखेंगे कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी मादे की वो खसूसियात, मादे की वो प्रॉपर्टीज़ दैट आर, जो के एसोसिएटेड, मुताल्लिक होती हैं, किसके मुताल्लिक होती हैं भाई, दैट आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादे की तबई हालत के मुताल्लिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी जो फिज़िकल स्टेट के रिलेटेड जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ है दैट आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एग्ज़ाम्पल जो है, अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एग्ज़ाम्पल को देखा जाए तो हम एग्ज़ाम्पल में जैसा कि कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है इसकी, अगर कलर को देखा जाए, अगर किसी चीज़ का कलर देखते हैं तो कलर जो है वो एक फ़िज़िकल कैरेक्टर होता है, मतलब एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है मैटर की। सेकेंडली अगर हार्डनेस को देखा जाए तो हार्डनेस भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से क्रिस्टल्स की अगर शेप को देखा जाए, शेप ऑफ क्रिस्टल्स दैट इज़ एन अदर वन फिज़िकल कैरेक्टर ऑफ मैटर। और इसके अलावा सॉफ्टनेस ऑफ मैटर जो है, सॉफ्टनेस ऑफ मैटर दैट इज़ आल्सो फिज़िकल प्रॉपर्टी। और इसी तरह से जो अहम तरीन है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या उसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट आर आल्सो इंक्लूड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और लास्ट पे याद रखें कि सॉल्युबिलिटी जो है मतलब जिसको हल पजीरी कहा जाता है, दैट इज़ आल्सो इंक्लूड इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो याद रखें कि जो मैटर की केमिकल कंपोजिशन के रिलेटेड हैं, मतलब
जिसमें हम मैटर का केमिकल कंपोजिशन देखा करते हैं, या जिसमें मैटर की केमिकल कंपोजिशन बदलती है, मतलब उसकी बनावट बदल जाती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जरा यहाँ पे एग्जांपल से पढ़ेंगे, मतलब एग्जांपल से देखेंगे फिजिकल चेंज कैसे होता है और केमिकल चेंज कैसे होता है, या हमें कैसे पता चल सकता है कि मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बदली है, या फिर मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बदलने का रद्द-ए-अमल भी देखेंगे कि कब पता चलेगा कि मैटर का जो फिज़िकल स्टेट है वो बदल रहा है, या फिर केमिकल जो उसकी कीमियाई प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल रही हैं, या केमिकल कंपोजिशन जब बदलेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी, जब फिज़िकल स्टेट बदलेगा तो उसके साथ साथ उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी बदलती रहेंगी। अब जरा इसकी डेफिनेशन अगर लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी खसूसियात दैट आर एसोसिएटेड जो के मुताल्लिक होती हैं, किसके मुताल्लिक होती हैं, एसोसिएटेड विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो पहले यहाँ पे कॉमन सी एग्जांपल ये है कि फार्मेशन ऑफ वाटर, यानी पानी की फार्मेशन कहाँ से भला, फ्रॉम O2 मतलब ऑक्सीजन एंड H2 मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से वाटर बनता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो कैसे करके ये केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल में लिखा जा सकता है, मतलब इसका जो है असल में इसका मीनिंग क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर O2 को मिला दिया जाए हाइड्रोजन के साथ, तो याद रखें जब आपस में कॉन्डेंस होती हैं तो ये H2O मतलब वाटर बना देती हैं। इसमें से अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट जांचना है तो याद रखें कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन की ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का ये केमिकल कैरेक्टर है, ऑक्सीजन की ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये डेफिनेटली वाटर बना देगा। दिस इज़ द केमिकल कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो H2O बना देगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और एग्जांपल जो इसको एक्सप्लेन कर पाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जरा और एग्जांपल देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाए तो इससे क्या होगा, NH3 बन जाता है, अमोनिया की फार्मेशन हो जाती है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हाइड्रोजन की एक और केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि हाइड्रोजन जब भी नाइट्रोजन से मिलेगा तो NH3 बना देगा। और इसी तरह से नाइट्रोजन की ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो NH3 बना देगा। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ यही बताती हैं एक्चुअली कि इसकी केमिकल कंपोजिशन बदलने के बाद जो नई सब्सटेंस बनेगी वो कैसा होगा, जो वो कैसा कंपाउंड बनेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसा कि यहाँ पे है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर H2 हाइड्रोजन को आयोडीन से मिला दिया जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टी में शामिल है कि ये जब भी हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो 2HI बना देगा, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। और भी बहुत सारी कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जला दिया जाए MgO बन जाता है, और जिससे हमें ये पता चला कि इट इज़ इंक्लूड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल बी फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं हर एलिमेंट के लिए, हर कंपाउंड के लिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमने ज़रा पहचानना है कि केमिकल चेंज कहाँ पे होता है और फिज़िकल चेंज कैसे होता है।
तो एक छोटी सी कॉमन सी एग्जांपल से ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे केमिकल चेंज होता है और कहाँ पे फिज़िकल चेंज होता है। तो याद रखें कि ये जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुए हैं, इन तमाम में केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हुआ है, कैसे पता चलेगा भी केमिकल चेंज होता है? तो याद रखें कि जब भी सब्सटेंसेस के आपस में रिएक्शन होने के बाद कोई नया कंपाउंड बन जाता है तो केमिकल चेंज आता है। जैसा कि पहले रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया, तो हियर केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, और यहाँ पे भी केमिकल चेंज आया, यानी किमियाई तौर पे तब्दीली आती है और एक नया कंपाउंड बन जाता है। लेकिन जब फिज़िकल चेंज की बात करते हैं तो फिज़िकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन जो है वो नहीं बदलती, केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। और जब भी केमिकल चेंज आ जाए हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बदल गई। और जब फिज़िकल चेंज आता है देन किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जस्ट चेंज होती। जैसा कि एक एग्जांपल है कि अगर आइस को देखा जाए, आइस चूँकि सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होता है आइस, लेकिन बेसिकली है तो वाटर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। और जब आप इसको हीट कर दें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसमें होगा ये कि आइस चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, उसमें पानी का जो फार्मूला है वो तो H2O ही है, मतलब आइस जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है, भले वो सॉलिड हालत में है उसको पानी ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब उसको हीट कर दिया जाए तो वो लिक्विड हालत में आ जाएगा, रहेगा वही H2O ही रहेगा। लेकिन इस सूरत हाल में ये हुआ कि सिर्फ उसका फिज़िकल स्टेट बदला है। फिज़िकल स्टेट कैसे बदला है कि आइस जो है वो पहले चूँकि वाटर ही है और सॉलिड की हालत में है, हीट करने के बाद वो लिक्विड की हालत में आ गया। फ़र्क सिर्फ इतना आया कि यहाँ पे वो उसका फिज़िकल स्टेट जो है वो सॉलिड है, यहाँ पे वाटर का फिज़िकल स्टेट जो है वो लिक्विड है। तो इस रिएक्शन से ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल चेंज आया है, मतलब उसकी तबई हालत में तब्दीली आ गई है। हेयर जस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर चेंज। एक और एग्जांपल, अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे आपके पास किसी कंटेनर के अंदर फ़र्ज़ करें कहीं पे कोई सब्सटेंस पड़ा है, मान लें कि यहाँ पे हमने अल्कोहल रखा हुआ है, अल्कोहल को रखा हुआ है। यू नो कि अल्कोहल का केमिकल फार्मूला होता है, और अल्कोहल का केमिकल फार्मूला है C2H5 और OH, दैट इज़ वन ऑफ द अल्कोहल मेंबर। अब इसमें से फिज़िकल चेंज को समझने की ये दूसरी एग्जांपल है। याद रखें कि ये अल्कोहल जो है ये जब यहाँ से पहले यहाँ पे लिक्विड की हालत में है, माए की हालत में है, लेकिन यहाँ से इसके जब वेपर बनेंगे तो ये हवा के अंदर इवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से वेपोराइज हो जाएगा और गैस की हालत में जाता रहेगा। लेकिन इसमें याद रखें कि जब भी इवेपोरेशन हो जाएगी तो ये जो अल्कोहल है ये इसके केमिकल फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि होगा ये कि अल्कोहल के पूरे मॉलिक्यूल जो हैं वो C2H5OH की फॉर्म में क्या होते रहेंगे, इस लिक्विड को छोड़ के हवा में जाते रहेंगे। तो यहाँ पे पता क्या चला, हमने ये डिसाइड किया, हमने यहाँ से ये नतीजा अख्ज़ किया कि जब भी ये लिक्विड की हालत में अल्कोहल था और उसके बाद ये गैस की हालत में चला गया तो इसमें जस्ट फिज़िकल स्टेट बदला है। यहाँ पे ये लिक्विड की हालत में है, जबकि सेकेंडली ये चेंज होकर के गैस की हालत में आ गया। तो इसमें सिर्फ फिज़िकल स्टेट में तब्दीली आई, तो मतलब फ़िज़िकल चेंज आया। और जब फिज़िकल चेंज आ जाता है तो याद रखें उसके साथ साथ, मतलब फ़िज़िकल चेंज आने के साथ साथ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, और केमिकल चेंज आने के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो तब्दीली आ जाती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन, और ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, इस नाते ये अहम भी है।
क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन करके दिखाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं और एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफरेंशिएशन करने के लिए लाहेमली होता है कि एक साइड पे ऑर्गेनिक और दूसरी साइड पे इनऑर्गेनिक लिख देगी। अब ये जो ऑर्गेनिक है बेसिकली इसका जो तारीखी पस मंज़र है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि वर्ड ऑर्गेनिक रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी हिस्ट्री में पाए जाते हैं जो पहल सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, उस बिहाफ पे हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा करते थे। लेकिन इससे भी पहले याद रहे कि केमिस्ट्री ने तो हमें बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है और उसके अलावा कंपोजिशन के मुतालिक बताना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमने उन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उन कंपाउंड का कंपोजिशन पढ़ना है और उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को देखना है जो हकीकत में ऑर्गेनिक होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम लिखा करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो शाख जो है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट टेल्स अस अबाउट, जो हमें बताती है, दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है अबाउट द कंपाउंड ऑफ, किस चीज़ के कंपाउंड ऑफ कार्बन के कंपाउंड एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स और उनके डेरिवेटिव्स के मुतल्लिक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। मैंने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतल्लिक पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो याद रखें कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को ही एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक डिस्कस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़ुमरे में आता होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये दो कंपाउंड लिख रखे हैं, दे आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक पढ़ना ही एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन इसमें एक जो और वर्ड शामिल किया हुआ है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का लफ्ज़ी मतलब होता है जिनको अख़ज़ किया हुआ हो, मतलब जो अख़ज़ शुदा होते हैं या जो माखूज़ होते हैं, कहीं से निकाले हुए होते हैं, उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स डिराइव से है, मतलब हमने वो कंपाउंड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं जो हमने ऐसे कंपाउंड से जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, इन कंपाउंड से हमने जो आगे नए कंपाउंड डिराइव कर रखे हैं उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। जैसे कि उसकी एग्जांपल में अगर देखें, हम इस CH4 से बना लिया करते हैं CH3 और Cl। ज़ाहरी तौर पे तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी है, लेकिन और एक क्लोरीन भी, हैलोजन भी साथ में शामिल है, लेकिन इसको आप ऑर्गेनिक तो कहते ही हैं, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव भी कहलाता है, क्योंकि एक मेजर जो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे निकाला हुआ होता है। तो याद रखें कि ये कंपाउंड जो हैं, ये चूँकि ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव करते हैं, जिस वजह से इनको भी डेरिवेटिव्स कहा जाता है और इनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। लेकिन अब याद रखें कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ना होता है। लेकिन याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में 118 यानी 118 एलिमेंट जो हैं वो रिसेंटली, मतलब टुडे हैज़ बिन डिस्कवर्ड। तो पता ये चला कि उन 118 में से कार्बन और हाइड्रोजन है, बाकी जितने भी तमाम तर एलिमेंट हैं
जितने भी पीछे बचे हुए एलिमेंट हैं उन सब के कंपाउंड्स को और उन एलिमेंट का स्ट्रक्चर और उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। लिहाजा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की वो शाख है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच जिसमें वी स्टडी हम मुतालिया करते हैं ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स का प्रेजेंट जो कि मौजूद हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, इन यूनिवर्स, कायनात में पाए जाने वाले तमाम तर एलिमेंट का मुतालिया करते हैं, एंड देयर कंपाउंड्स, ना सिर्फ उन एलिमेंट का मुतालिया करते हैं बल्कि उसके साथ साथ उन्हीं के बनाए हुए कंपाउंड्स का भी मुतालिया करते हैं। लेकिन एंड पे हमने ये लिखना होता है एक्सेप्ट, माँ सिवाय, इलावा, किन के इलावा, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको छोड़ के बाकी तमाम तर एलिमेंट जो यूनिवर्स में, कायनात में एग्जिस्ट करते हैं और उनके कंपाउंड्स का मुतालिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़ुमरे में आता है। इनको क्यों छोड़ा गया है यहाँ पे, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव जो हैं इनको क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि याद रखें हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि ये वाला जो मामला है ये तमाम दर कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आकर के इनको छोड़ दिया जाता है। तो लास्ट वन आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, and that is indicated as industrial chemistry के मुतल्लिक के what will be the definition of industrial chemistry। तो याद रखें जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें सनती पैमाने पर अशिया की तैयारी के मुतल्लिक कुछ नॉलेज देती है। मतलब हमें, जैसा कि मैं पहले से एक एग्ज़ाम्पल बताता होता हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे कि शुगर की प्रिपरेशन होती है, इसी तरह से सीमेंट को बनाया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास बनता है, वाशिंग सोडा भी इंडस्ट्री में बनाया जाता है, कास्टिक सोडे को बनाया जाता है, बेकिंग सोडे को बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे, सनती पैमाने पर, इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्टेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको आपस में मिक्स करके, उनको आपस में मिला करके हम वो प्रोडक्ट्स, मतलब अपनी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को देखा जाए तो उसमें से हम फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। जैसा कि कॉमनली यूरिया की बात करें तो उसको बनाने के लिए, अब यूरिया को बनाने के लिए किस किस्म के रिएक्टेंट्स रिक्वायर होते हैं, उसको बनाने के लिए क्या क्या केमिकल्स चाहिए, उसको बनाने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा, किस किस्म की मशीनरी होती है, एंड हाउ टू डिराइव, और हम उसको कैसे चला सकते हैं, उस मशीनरी को चलाना और इंडस्ट्रियल यूनिट में लगी हुई तमाम सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बताती है। सो दैट इज़ वाई हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की ये वो शाख है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट जो के डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है तैयारी, यानी बनाना, मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंसेस
मुख्तलिफ अशिया की तैयारी ऑन कमर्शियल स्केल और या इंडस्ट्रियल स्केल, यानी सनती पैमाने पर मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के लिए उसके मुतल्लिक हमें केमिस्ट्री की जो ब्रांच नॉलेज देती है, ये हमें डील करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे थोड़ा सा अगर बता दिया जाए, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंडस्ट्रियल यूनिट में शुगर की जो प्रिपरेशन है, इसके मुतल्लिक भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि किस किस्म की सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके शुगर को बना सकते हैं। और इसी तरह से जो सीमेंट की प्रिपरेशन है, सीमेंट की इंडस्ट्री में सीमेंट की प्रिपरेशन करना, हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर सीमेंट। और इसी तरह से ग्लास इंडस्ट्री जो है, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास को बनाना। और इसी तरह से एक और अगर एग्ज़ाम्पल देखी जाए, वाशिंग सोडा की इंडस्ट्री है, तो इसको भी बनाने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस किस्म के रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं या किस किस्म की सब्सटेंसेस इनिशियली तौर पे इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। और इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी खादें बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनके मुतालिक देखा जाए तो उनकी अहमियत को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, सो दैट इज़ वाई इन तमाम तरह की प्रोडक्ट्स को सनदी पैमाने पर बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो जो फर्दर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देखा जाएगा। अल्लाह हाफिज़।